प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। यह क्लास हमारी भौतिक भूगोल से संबंधित है, जो कि हमारे बीए पार्ट फर्स्ट का प्रथम प्रश्न पत्र होता है। इस फर्स्ट पेपर में कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर हमने कल चर्चा की थी अपने पिछले वीडियो में। आइसोस्टेसी के कंसेप्ट का जो जनरल इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। समस्थिति सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत या आइसोस्टेसी का कंसेप्ट जो है, इसका प्रतिपादन कैसे हुआ, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। इसका प्रतिपादन कैसे हुआ, कब हुआ, ये हमारे आज के इस वीडियो का विषय रहेगा। मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। तो आइए इस महत्वपूर्ण विषय पर हम आज अपना व्याख्यान शुरू करते हैं। इससे पिछले इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आइसोस्टेसी शब्द का जो प्रयोग है, वो सबसे पहले अमेरिकन भूगर्भवेत्ता थे डटन महोदय। तो अमेरिकन भूगर्भवेत्ता डटन महोदय ने 1889 में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। लेकिन डटन महोदय के शब्द के प्रयोग से पहले ही 1859 में इस संतुलन को लेकर के, आइसोस्टेसी को लेकर के कार्य प्रारंभ हो चुका था। अब ये कार्य कहाँ प्रारंभ हुआ, कैसे प्रारंभ हुआ और क्या इसका रिजल्ट रहा, इन सब बातों के ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। संतुलन के जो सिद्धांत का विचार है, ये भूगर्भवेत्ताओं के मस्तिष्क में अचानक आया और ये घटना उस समय की है जब 1859 ईस्वी में भारत में गंगा सिंधु मैदान के अक्षांशों का निर्धारण हो रहा था। अक्षांशों के निर्धारण का कार्य जियोडेटिक सर्वे, भू सर्वेक्षण जिसको हम कहते हैं, जियोडेटिक सर्वे डिपार्टमेंट कर रहा था। और यहाँ भारत के जो सर्वेयर जनरल थे सर जॉर्ज एवरेस्ट महोदय। तो उनके निर्देशन में ये सारा काम हो रहा था। जॉर्ज एवरेस्ट महोदय के निर्देशन में जो काम हो रहा था, तो उस समय कल्याण और कल्याणपुर नाम के दो स्थान थे, जिनका अक्षांशीय माप लिया गया। और उनका अक्षांशीय माप दो विधियों से लिया गया, त्रिभुजीकरण विधि से और खगोलीय विधि से। इन दोनों मापों को लेने के बाद ये मालूम चला कि दोनों मापों में 5.236 सेकंड का अंतर आता है। 5.236 सेकंड का डिफरेंस आया दोनों के माप में। त्रिभुजीकरण विधि से लिया गया और खगोलीय विधि से लिया गया, इनमें दोनों में अंतर आया। और ये जो अंतर आया, इस अंतर का समझ में नहीं आ रहा था कि अंतर क्यों आया। कल्याण की जो स्थिति है, वो हिमालय से मात्र 60 मील दूर स्थित है। इस प्रकार से जब दोनों मापों में अंतर का कारण पूछा गया, तो ये प्रश्न एरी महोदय के सामने भी आया। और एरी महोदय ने अपने जवाब में कहा कि यह अंतर हिमालय पर्वत की निकटता के कारण था, क्योंकि हिमालय अपनी आकर्षण शक्ति से जो पेंडुलम था उसको आकर्षित कर रहा था। और इस तरह से पहला एक तथ्य सामने आया। प्रथम तथ्य का सूत्रपात हुआ कि हिमालय की आकर्षण शक्ति माप में अंतर का कारण थी। एक
विषय निकल करके आया, एक तथ्य निकल करके आया कि हिमालय की आकर्षण शक्ति दोनों विधियों से जो माप लिया गया था, कल्याण और कल्याणपुर नामक दोनों स्थानों का अक्षांशी माप, उसमें अंतर का कारण हिमालय की आकर्षण शक्ति था। अब यही समस्या प्राट महोदय के सामने रखी गई और प्राट ने अपने ढंग से उसकी नई व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि महाद्वीपों की तरह हिमालय भी सियाल का बना हुआ है। उन्होंने मान लिया कि जैसे महाद्वीपों की बाकी सतह बनी है वैसे ही हिमालय भी सियाल का ही बना हुआ है और जिसका घनत्व 2.75 माना। इस आधार पर जब उन्होंने गणना की, हिमालय का घनत्व 2.75 मानते हुए जब उन्होंने गणना की, तो उन्होंने बताया कि यह अंतर और ज़्यादा आना चाहिए था। जो अंतर उनके हिसाब से 15.885 सेकंड के बराबर होना चाहिए था। तो इस प्रकार प्राट महोदय ने इस बात का अनुमोदन किया कि माप का जो अंतर है वो केवल 5.236 सेकंड नहीं होना चाहिए, बल्कि 15.885 सेकंड होना चाहिए। इसके मायने क्या हुए? इसके मायने ये हुए कि हिमालय को पेंडुलम को और अधिक आकर्षित करना चाहिए था। मतलब हिमालय द्वारा पेंडुलम को और ज़्यादा आकर्षित करना चाहिए था, बल्कि हिमालय ने पेंडुलम को कम आकर्षित किया। प्राट के अनुसार हिमालय यदि 2.75 घनत्व वाले सेल का बना है तो वह सही रूप में अपनी आकर्षण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा है। क्या कहा प्राट महोदय ने कि यदि हिमालय का घनत्व मान लें कि 2.75 है तो वह अपनी आकर्षण शक्ति का पूरा प्रयोग नहीं कर रहा है। आगे चल करके जब ये बात आई तो एरी और प्राट की व्याख्याओं ने एक नई समस्या को जन्म दे दिया और वो नई समस्या थी कि हिमालय की कम आकर्षण शक्ति का वास्तविक कारण क्या है। दोनों ने ही कहा कि आकर्षण शक्ति है और आकर्षण शक्ति के कारण पेंडुलम में अंतर आया। अब प्रश्न आ गया कि भाई हिमालय की आकर्षण शक्ति भी कम है, प्राट ने बता दी, तो कम आकर्षण शक्ति का वास्तविक कारण क्या है? इस कारण को खोजने के लिए अनेक सुझाव आए। अपने अपने तरीके से विद्वानों ने अपने सुझाव रखे। पहला सुझाव जो आया वो ये आया कि हिमालय का आंतरिक भाग खोखला है, इसके अंदर ठोस चट्टानें ना होकर के बुलबुले हैं और इस कारण से पर्वत का जो भार है, उसका घनत्व है, वो कम है। निश्चित रूप से कम होगा जब अंदर बुलबुले होंगे, तो जिस कारण से माप में अंतर आ गया। घनत्व कम हो गया तो माप में अंतर आ गया। यह मत लेकिन काल्पनिक सिद्ध हुआ, क्योंकि ये बात समझ में आने लायक नहीं थी कि बुलबुलों का इतना ऊंचा पर्वत निर्मित हो सकता है और फिर वो इतने स्थिरता पूर्वक वो टिक सकता है धरातल के ऊपर। ये बात विद्वानों के समझ में नहीं आने वाली थी, इसलिए इस मत को बहुत जल्दी रिजेक्ट कर दिया गया। अब एक नई बात आई, नया मत आया कि भाई हिमालय अपने आप में कम घनत्व के शैलों का बना हुआ है। हिमालय की जो शैल हैं, उसकी चट्टानें हैं, वो कम घनत्व की हैं, जिस कारण से पर्वत का भार कम है और भार कम है तो उसकी आकर्षण शक्ति भी कम हो जाएगी। तो ये एक मत आया कि हिमालय अपने आप में कम घनत्व के शैलों का बना है, जिसके कारण से उसका भार कम है और भार कम होने के कारण से आकर्षण शक्ति में भी कमी है। अब यह माना गया पृथ्वी के अंदर एक ऐसा तल होता है जिसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं होता। पूर्व कक्षा में भी हमने थोड़ी चर्चा की थी इस बात की। ऐसा माना गया कि पृथ्वी के अंदर एक ऐसा तल है जिसके नीचे घनत्व में अंतर नहीं होता, केवल इस तल के ऊपर ही घनत्व में अंतर पाया जाता है चट्टानों में।
तो इस प्रकार इस तल के सारे सभी भाग बराबर भार रखते हैं। इसके मायने ये हुए। इस आधार पर मान लिया कि जितना ही बड़ा भाग होगा, कोई ऊंचा जितना होगा, घनत्व उसका उतना ही कम होगा, और जितना ही कम ऊंचा भूभाग होगा उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो इस तरह से ये विचार संतुलन की संकल्पना को लेकर के आए। एक के बाद एक विद्वानों के विचार उनके दिमाग में आए, और उनके दिमाग में विचार आने के बाद इस संकल्पना में नई नई अपनी कल्पना के आधार पर, अपने अध्ययन के आधार पर विद्वानों ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। अनेक विद्वानों ने इस विषय में अपने विचार रखे हैं। सर जॉर्ज एरी महोदय ने अपनी संकल्पना प्रस्तुत की है, तो प्राट महोदय ने उनसे थोड़ी भिन्न अपनी नई संकल्पना प्रस्तुत की है। इसी तरीके से दूसरे विद्वान हुए हैं, जैसे हैफोर्ड और बोवी महोदय हुए हैं। हैफोर्ड और बोवी की अपनी अलग परिकल्पना है। कोई क्षतिपूर्ति तल की बात करता है, कोई क्षतिपूर्ति रेखा की बात करता है। अलग अलग लोगों के अपने अलग अलग विचार हैं। इसी प्रकार से जोली महोदय हैं, आर्थर होम्स महोदय हैं, उन्होंने भी अपनी संतुलन की परिकल्पना प्रस्तुत की है। तो इन अलग अलग परिकल्पनाओं का अब हम आने वाले वीडियो में आगे अध्ययन करेंगे कि कौन से विद्वान ने संतुलन की परिकल्पना को किस प्रकार से रखने का, समझाने का प्रयास किया है। अब तक के हमारे इस अध्ययन से, इंट्रोडक्टरी पार्ट से, और संतुलन के सिद्धांत का जो प्रतिपादन हुआ, उससे हमारी ये बात तो समझ में आई कि हमारे ये जो ऊंचे उठे हुए भूभाग हैं, अधिक ऊंचे उठे हैं, जैसे विशाल पर्वत हैं, उच्च पर्वत हैं, उनसे कम ऊंचे पठारी भाग हैं, उनसे नीचे मैदानी भाग हैं, और सबसे नीचे समुद्र की तली है, समुद्र है। तो इन सब के बीच में जो संतुलन है, उस संतुलन को लेकर के एक विचार आने की दिमाग में बात अवश्य है कि भाई ये संतुलन आखिर कैसे कायम है। इतने विशाल ऊंचे पर्वत हैं और इतने गहरे सागर हैं, फिर भी इनके बीच में संतुलन स्थापित है। तो संतुलन स्थापन कैसे हुआ, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को लेकर के आगे विद्वानों के मत जो हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे।